हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक हमने पूरी प्रेगनेंसी पीरियड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने सारी स्टेजेस देखी थी। ठीक है, हमने ये देखा था कि ओवम और स्पर्म मिलकर के क्या होता है, एक बेबी बनाना शुरू कर देते हैं। उसमें हमारी कितने 9 मंथ का पीरियड होता है, जिसे हमने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया था। पीरियड ऑफ जाइगोट में, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो में, पीरियड ऑफ फीटस में। ठीक है, और उन्हीं स्टेजेस के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो प्रेगनेंसी में है वो है मल्टीपल बर्थ्स। मल्टीपल बर्थ्स का मतलब क्या होता है, जो ट्विंस वाले केस होते हैं ना, एक साथ जुड़वा बच्चों वाले केस। एक साथ आपने देखा होगा एक समय में एक प्रेगनेंसी के टाइम पे 2 बच्चे डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, 2 बेबीज जो हैं वो मदर की यूट्रस में डेवलप हो जाते हैं एक समय में। ठीक है, एक टाइम में, तो उसे हम ट्विंस बोलते हैं। ठीक है, जुड़वा बच्चे जो होते हैं, और ज़रूरी नहीं है 2 ही हो, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ट्रिपलेट्स के केस में आपने देखा होगा एक कई बार 3-3 बच्चे एक साथ यूट्रस में डेवलप होने लगते हैं, और एक बार तो कहीं 46 बच्चे भी एक साथ एक ही यूट्रस में डेवलप हुए थे मदर के एक टाइम पे। ठीक है, तो ये उसका गिनीज बुक में भी नाम है। तो इस तरीके से ये केस जो हैं ये आते हैं। तो क्या रीज़न होते हैं कि जिनके चलते एक समय में एक से ज़्यादा बेबी जो हैं वो डेवलप होने लगते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो हमारी सेक्स सेल्स होती हैं, जिनको हम गैमेट्स भी बोलते हैं, इनको लिंग कोशिकाएं भी बोलते हैं और गैमेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, जो सेक्स सेल्स होती हैं, सेक्स सेल्स क्या होती है आपको सबको पता है। हमारी सारी पूरी बॉडी किससे मिलके बनी हुई होती है, मिलियन लाखों छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलके बनी हुई होती है हमारी बॉडी। ठीक है, तो ये जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, ये सभी कोशिकाओं में क्या होता है, हमारे 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, इतना तो सबको पता है। तो इसके अलावा कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम स्पर्म और ओवम बोलते हैं, जिनके अंदर 46 नहीं बल्कि सिर्फ 23 और 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्पर्म और ओवम को सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं, और इनको गैमेट्स भी बोल सकते हैं, लिंग कोशिकाएं भी इनको बोल सकते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है, सेक्स सेल्स का काम होता है बेबी को प्रोड्यूस करने का। ठीक है, जो स्पर्म वाली कोशिकाएं हैं वो हमारी क्या होती हैं, सेक्स सेल्स होती हैं, और ओवम वाली भी हमारी सेक्स सेल्स कोशिकाओं में आती हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसका जो टर्म सभी आपने ये इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं सब में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे मेन जो है वो क्रोमोसोम्स ही हैं सभी कोशिकाओं में। इन्हीं में क्रोमोसोम्स में क्या होता है, डीएनए पाए जाते हैं, और यही डीएनए जो है हमारे सारे पेरेंट्स से जो जो कैरेक्टरिस्टिक हमारे अंदर आते हैं वो उन्हीं डीएनए में पाए जाते हैं। यही डीएनए हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा सेक्स सेल है, अब इसमें किस कारण से हमारे 23 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, क्योंकि जब हमारी जो सेक्स सेल्स बनती हैं इनमें एक प्रोसेस होती है जिसको प्रोसेस ऑफ माइटोसिस बोलते हैं। कौन सी प्रोसेस बोलते हैं, सॉरी, प्रोसेस ऑफ मायोसिस बोलते हैं उसको। कौन सी प्रोसेस बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ मायोसिस बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। तो मायोसिस की प्रोसेस क्या करती है, हर कोशिकाओं में 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो इन कोशिकाओं को भी जो 46 क्रोमोसोम्स में वो तोड़ तोड़ के आधे 23 क्रोमोसोम्स तक पहुंचा देती है। ठीक है, मतलब एक पूरा प्रोसेस होता है इसमें। उस प्रोसेस के चलते पूरी प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप स्पर्म में और ओवम में क्या होता है कि जो 46 क्रोमोसोम्स है वो आधे रह जाते हैं, 23 क्रोमोसोम्स रहते हैं उस प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया को हम अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन में किस में, अगर ये क्वेश्चन आपका आता है कि अर्धसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में पाई जाती है, तो किन कोशिकाओं में पाई जाती है, एक तो गैमेट्स में पाई जाती हैं और लिंग कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि ये इन कोशिकाओं में क्या होता है कि जितनी भी हमारी कोशिकाएं हैं स्पर्म की और जो ओवम की हमारी कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं में 46 क्रोमोसोम्स को आधा कर देना है, 23 क्रोमोसोम्स में पहुंचा देना है। ठीक है, स्पर्म में भी फिर 23 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, ओवम में भी हमारे 23 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। ठीक है, फिर यही स्पर्म और ओवम मिलकर के हमें क्या बना देता है, जाइगोट बना देता है, जिसमें 46 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। ये सब बात हमने कहाँ डिस्कस की थी, जब हमने प्रेगनेंसी का जो पहला वाला स्टेप था, पहला वाला चैप्टर जो था स्टार्टिंग जब की थी, तब हमने ये सब डिस्कस किया था। तो उसमें 2 चीज़ें मैं नहीं बताई थी। एक तो जो हमारा स्पर्म और ओवम है इसको हम सेक्स सेल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेक्स कोशिकाएं या फिर लिंग कोशिकाएं बोलते हैं, इन्हें गैमेट्स भी बोला जाता है। ठीक है, और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है इनका काम होता है स्पर्म और ओवम जब आपस में मिलते हैं तो ये बेबी बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो जब तक स्पर्म मेल की बॉडी में है तब तक उसमें कितनी है, 23 क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं। और किसके कारण हो रहे हैं 23 क्रोमोसोम, जैसे कि सभी बॉडी की कोशिकाओं में 46 होते हैं, तो स्पर्म वाली और ओवम वाली कोशिकाओं में क्या होता है, एक प्रोसेस ऑफ मायोसिस होती है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। उसमें क्या हो जाता है
अर्धसूत्रीय विभाजन में क्या हो जाता है, जो भी हमारी क्रोमोसोम्स हैं वो इन कोशिकाओं में टूट टूट के प्रोसेस के थ्रू, एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के थ्रू आधे रह जाते हैं, ताकि जो आने वाला बेबी है उसको एक बैलेंस्ड क्रोमोसोम्स मिले, यानी कि 23 क्रोमोसोम्स स्पर्म से और 23 क्रोमोसोम्स ओवम से, और टोटल मिले जाइगोट को। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा मल्टीपल बर्थ्स में अगर हम देखेंगे तो ट्विंस हमारे दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक है फ्रेटर्नल ट्विंस यानी कि डाइजाइगोटिक ट्विंस, दूसरा है आइडेंटिकल ट्विंस यानी कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस। फ्रेटर्नल को भांति द्विज जुड़वा भी बोलते हैं, आइडेंटिकल को समान और एक युग्मज जुड़वा भी बोलते हैं। ठीक है, फ्रेटर्नल और डाइजाइगोटिक ट्विंस और आइडेंटिकल एंड मोनोजाइगोटिक ट्विंस। अब देखो जैसे इसके नाम से पता लगा डाइजाइगोटिक मतलब कि इसमें दो जाइगोट हैं। ठीक है, मोनोजाइगोटिक में मोनो मतलब एक जाइगोट है। ठीक है, समझ में आ गया। तो डाइजाइगोट में क्या है, हमारे दो जाइगोट्स हैं, और मोनोजाइगोट में क्या है, हमारा एक जाइगोट है। ठीक है, तो इसी को हम आगे देखेंगे। तो ये सबको पता है। इसमें क्या, ये वाला जो हमने प्रेगनेंसी के टाइम पे पढ़ा था, इसमें हमने क्या क्या स्टेप देखी थी। इसमें हमने स्टेप देखा था, ये हमने क्या देखा था, ये हमारा क्या था, विजाइना था, और ये हमारा सर्विक्स था। इसके थ्रू हमारे ये जो जा रहे हैं छोटे छोटे से, ये क्या है, ये सब हमारे स्पर्म्स हैं। ठीक है, यानी कि मिलियंस ऑफ स्पर्म फीमेल की बॉडी में एक टाइम में जाते हैं, ये बात हमें पता है। और ये डिपेंड मेल के स्पर्म से नहीं करेगा कि जो आने वाला जो बेबी है वो सिंगल होगा, ट्विंस होगा, ट्रिपलेट्स होगा। ये किस पे डिपेंड करेंगे, मदर की ओवा पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि स्पर्म तो वैसे ही बहुत मिलियंस ऑफ स्पर्म है ना, तो उनके होने ना हो, वो तो इतने सारे हैं, उनसे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा कितने भी आ जाएं। वो तो डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड करेगा कि कितने ओवा रिलीज़ हुए हैं। ठीक है, क्योंकि स्पर्म तो ऑलरेडी ही बहुत सारे हैं हमारी बॉडी में, तो डिपेंड किस पे करेगा कि कितने हमारे ओवा रिलीज़ हुए हैं। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, हमारे ओवा कितने रिलीज हुए। ओवा कहाँ से रिलीज होते हैं, यानी कि एग्स कहाँ से रिलीज होते हैं, हमारी जो ये दो ओवरीज हैं। ठीक है, दोनों ओवरीज में से एक ओवरी में से ओवा रिलीज होंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, हमारा ओवा रिलीज होगा। अब इसमें दो ओवरीज में हमने दो केस दिखा दिए हैं। तो एक केस है हमारा ऐसा, जिसमें हमारा क्या होता है, जिसमें हमारे एक समय में जो हमारी बॉडी है, ये है हमारी जो बॉडी है, ओवरी जो है, इसमें एक समय में दो ओवर रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, दो ओवर रिलीज हो जाते हैं। वैसे नॉर्मल केस में कितना ओवर रिलीज होता है, एक टाइम में एक ओवरी से एक ओवर रिलीज होता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, इसमें एक टाइम में दो ओवर रिलीज हो जाता है। दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि दो ही होंगे। ट्रिपलेट्स के केस में तीन भी हो सकते हैं या ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम फिलहाल दो का ही लेके चल रहे हैं। तो दो ओवा अगर आपके रिलीज हो रहे हैं, फेलोपियन ट्यूब में आ गए हैं दो ओवा। अभी स्पर्म्स तो हमारे बहुत सारे आ ही रहे हैं, इन रूट्स में इन्होंने घेर ही रखा है पूरा स्पर्म्स को, स्पर्म्स ने। ठीक है, तो अब जो दो तेज ओवा होंगे, सॉरी स्पर्म्स होंगे, वो क्या करेंगे, अपना अपना एक ओवा लेकर के उनको फर्टिलाइज कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे दो प्रेगनेंसी यहाँ पे हो जाएंगी एक समय में। ठीक है, क्योंकि ओवा कितने हैं, दो रिलीज हुए हैं। अगर तीन हुए होते हैं तो तीन फर्टिलाइज हो जाते हैं, क्योंकि स्पर्म्स तो हमारे पास असंख्य हैं। ठीक है, करोड़ों की संख्या में हमारे पास स्पर्म्स हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा एक ओवा ये हो गया, एक ओवा हमारा ये हो गया, ओवम 1 और ओवम 2। तो इन दोनों ने क्या किया, अलग अलग ओवा आए और बहुत सारे स्पर्म्स आए, तो उनमें से एक एक स्पर्म्स ने आकर के क्या किया, एक एक ओवा को अपना फर्टिलाइज कर लिया। जैसे कि एक स्पर्म ने ये लिया और एक स्पर्म ने ये वाला ओवा लिया, इसी को यहाँ दिखाया गया है। फिर दोनों फर्टिलाइज हो गए यहाँ पे, और वहाँ पे जाइगोट बन गया, एक जाइगोट ये वाला बन गया, एक जाइगोट ये बन गया। तो इसी को हमने क्या बोला, डाइजाइगोटिक बोला है। इसमें ओवा भी अलग है और स्पर्म्स भी अलग अलग हैं दोनों के, यानी कि दोनों के जेनेटिक मटेरियल अलग अलग होंगे। ठीक है, क्योंकि ओवा में अपने जेनेटिक मटेरियल हैं दोनों में अलग अलग, और स्पर्म्स में दोनों अपने अलग अलग जेनेटिक मटेरियल हैं। ठीक है, तो जो क्रोमोसोम्स दोनों के अलग अलग हैं। ठीक है, और डीएनए भी दोनों के अलग अलग हैं, क्योंकि अलग अलग स्पर्म है ना, अलग स्पर्म है अलग ओवा में। ये वाला केस होता है जब जुड़वा बच्चों में आप देखते हैं कि उनमें जुड़वा ऐसा कुछ होता ही नहीं है। दोनों नाम को जुड़वा हैं, पर एक लड़का हो सकता है एक लड़की हो सकती है जुड़वा बच्चों में। और दूसरा इसमें ये भी हो सकता है कि या दोनों लड़के या दोनों लड़कियां भी हो सकती हैं, या फिर ये भी हो सकता है और देखने में भी आप देखोगे तो दोनों एक जैसे नहीं लगते। जैसे एक परिवार में सिंपल दो भाई बहन होते हैं, बड़ा छोटा भाई बहन, वैसे ही वो लगते हैं दोनों सेम, बिल्कुल जो जुड़वाओं वाला केस होता है वो उनमें अप्लाई नहीं होता, क्योंकि दोनों में ही क्या है, अपने अपने ओवम, अपने अपने स्पर्म, अपने अपने जेनेटिक मटीरियल है। ठीक है, ये हम जेनेटिक पढ़ेंगे तो और ज़्यादा आपको इसमें क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा एक केस तो ये हो गया केस 1। ठीक है, अब केस 2 हमारा क्या है, ये है हमारा केस 2। तो केस 2 में क्या होता है कि इसमें
केस 2 में हमारे क्या होता है, इसमें देखो ये ओवा है, ठीक है, यहाँ से ओवा एक रिलीज हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ओवा रिलीज हुआ तो स्पर्म तो बहुत सारे आ ही रहे थे सेकंड केस में, ठीक है, तो स्पर्म तो काफ़ी सारे आ रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, एक स्पर्म ने उस ओवा को फर्टिलाइज कर लिया फैलोपियन ट्यूब में, जो हमारे नॉर्मल केस में होता है, ठीक है। यही हमारा क्या होता है, नॉर्मल केस में होता है। एक ओवा आता है और स्पर्म आते हैं, उनमें से एक स्पर्म जो तेज होता है वो स्पर्म क्या करता है, उसको फर्टिलाइज कर लेता है, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल केस में भी यही होता है। अब क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद जब सेल डिवीज़न होता है, देख रहे हैं ना, एक ओवा और एक स्पर्म ने फर्टिलाइज कर लिया है, उसके बाद जब सेल डिवीज़न होता है, पहले सेल डिवीज़न में क्या होता है, वो दो अलग अलग जाइगोट में बदल जाते हैं, ठीक है, दो अलग अलग जाइगोट में बदल जाते हैं, मतलब कि यहाँ स्पर्म एक है, ओवम एक है, ठीक है। और जब स्पर्म एक है, ओवम एक है, तो ऑब्वियसली दोनों में क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल भी सेम होंगे, यानी कि या तो दोनों लड़के होंगे या फिर दोनों लड़कियां होंगी, ठीक है। तो इसमें दोनों या तो लड़के होंगे या फिर दोनों लड़कियां होंगी। तो यहाँ पे एक स्पर्म है, एक ओवम है, और आगे जाकर के क्या हुआ है, वो हमारा सेल डिवीज़न हुआ है। उस सेल डिवीज़न के चलते एक जाइगोट बना ये और एक जाइगोट बना ये, तो हमारे यहाँ जुड़वा बच्चे बन गए हैं। यहाँ पे अलग स्पर्म थे दोनों के, अलग ओवम थे। यहाँ पे एक ही ओवा और एक ही स्पर्म से आगे जाकर के सेल डिवीज़न के समय किन्हीं कारणों से ऐसा हो गया है कि वो जो दो सेल डिवीज़न हुए थे ना, जो दो कोशिकाओं का विभाजन हुआ था, वो दोनों अलग अलग बेबी में डेवलप हो गए, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है। क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस। ये वाला केस हमारा आइडेंटिकल ट्विंस का है और इधर वाला हमारा फ्रेटर्नल ट्विंस का है, ठीक है। तो फ्रेटर्नल ट्विंस में क्या होता है, अलग ओवा है, अलग स्पर्म है, दोनों के दो बेबी हैं, दोनों के अपने अपने अलग अलग ओवा, अलग अलग स्पर्म है, यानी कि अलग अलग उनके जेनेटिक मटेरियल हैं। क्योंकि हमारे दो भाई बहन एक जैसे क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि सभी स्पर्म्स में और सभी ओवम में अपने अलग अलग सेट ऑफ जीन्स होते हैं, ठीक है, जो अलग अलग बच्चे के में बदलाव आते हैं, जिसके कारण अलग अलग, कोई आपने देखा होगा घर में कोई बच्चा गोरा होता है, कोई सांवला होता है, कोई बच्चा लंबा हो जाता है, एक ही माँ बाप की संतान, कोई लंबा हो जाता है, कोई छोटा हो जाता है, क्योंकि दोनों के स्पर्म ओवम में अलग अलग जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जीन्स में अलग अलग, हर में अलग अलग सेट्स होते हैं, ठीक है। तो किसी को लंबाई वाला सेट्स मिल जाता है, किसी को छोटा वाला सेट मिल जाता है। तो इसी तरीके से ये बच्चे एक जैसे नहीं होते, क्योंकि दोनों का क्या है, अलग अलग ओवम और अलग अलग स्पर्म है। आइडेंटिकल ट्विंस बिल्कुल सेम होंगे देखने में, क्योंकि उनका एक ही सेट था, ठीक है, एक ही क्रोमोसोम्स थे, एक ही जो 23 क्रोमोसोम्स उसके थे ओवम के, 23 क्रोमोसोम्स किसके थे, स्पर्म के। तो यानी कि 46 क्रोमोसोम्स ही आगे जाकर के डिवाइड हो गए हैं दोनों बच्चों में, ठीक है। तो ये तो मिरर इमेज की तरह हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। फ्रेटर्नल ट्विंस में क्या होता है, फ्रेटर्नल ट्विंस में रिलीज एंड फर्टिलाइज, फ्रेटर्नल ट्विंस में हमारे दो स्पर्म है, दो ओवम है, और मिलकर के दो जाइगोट बना देते हैं, जो हमने यहाँ पे बात की थी, ठीक है। एक स्पर्म ये वाला, एक सेट ये है इधर वाला, और एक सेट हमारा ये वाला है, ठीक है। तो ये फ्रेटर्नल ट्विंस है। तो ये अलग ओवा, दो अपने अलग अलग दो ओवा हैं, दो अलग अलग स्पर्म हैं, ठीक है। फिर ये क्या है हमारा फ्रेटर्नल ट्विंस में एक तो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन्स आर डिफरेंट, दोनों के जो सेट्स हैं वो क्या होगा, अलग अलग होते हैं, और जीन्स भी जो दोनों के हैं वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम्स दोनों के अलग अलग हैं, ठीक है। अलग ओवम है, अलग स्पर्म है, दोनों का जो फर्टिलाइज हुआ है, ठीक है, दोनों सेट्स के, दोनों जाइगोट के अपने अपने अलग अलग ओवम और स्पर्म्स हैं, ठीक है। तो उनके जो क्रोमोसोम्स हैं वो भी अपने अलग अलग होंगे। फिर है रिलीज एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ टू और मोर ओवा। इसमें क्या होता है, एक टाइम में, एक समय में फीमेल बॉडी से दो से ज़्यादा ओवा जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं, दो या दो से ज़्यादा ओवा जो है रिलीज़ हो जाते हैं जेनेटिकली लाइक अदर ऑर्डिनरी सिबलिंग्स। इनमें कुछ ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि हम उन्हें बोले कि बिल्कुल पक्के वाले जुड़वाएँ जो मूवीज़ में हम देखते हैं वो वाले जुड़वा, ये नहीं होते। ये सिंपल एक जो घर में दो सिबलिंग भाई बहन होते हैं या बहनें बहनें भाई भाई होते हैं वैसे ही ये होते हैं, ठीक है। कैन बी सेम सेक्स, ये सेम सेक्स के भी हो सकते हैं, मतलब दोनों गर्ल्स भी हो सकती हैं, और अपोजिट सेक्स के भी हो सकते हैं, दोनों या तो गर्ल्स होंगी या बॉयज़ भी हो सकती हैं, या एक गर्ल और एक बॉयज़ भी ट्विंस में हो सकता है। मेरी एक फ्रेंड थी, उसके दो भाई और एक बड़े भाई और बहन जो है वो ट्विंस थे, तो वो एक भाई थे और एक बहन थी, ठीक है। और भाई बल्कि बहन की हाइट बहुत लंबी थी और भाई की हाइट जो है बहुत, तो हाइट में वो बहुत छोटे थे, जबकि कहने को वो ट्विंस थे, क्योंकि उनके क्या था, उनका अलग अलग ओवम थे और अलग अलग उनके अपने अलग अलग ओवम, अलग अलग स्पर्म्स थे, तो जिसके चलते उनके अपने अपने जेनेटिक मटेरियल थे, ठीक है। सेपरेट प्लेसेंटा एंड सेपरेट एमनियोटिक सैक, इसमें अपना खुद का अलग प्लेसेंटा और अलग एमनियोटिक सैक होता है, ठीक है, मैंने जो आपको पहले बताया था। दो या दो गुणसूत्रों और जीन्सों के समूह भिन्न होते हैं इसमें, विषम रूपी में। दो या दो से अधिक अंडाणुओं का विमोचन और निषेचन होता है।
वंशानुक्रम रूप से अन्य सामान्य साधारण भाई बहन की तरह होते हैं, एक ही लिंग या विपरीत लिंग के हो सकते हैं। सेपरेट प्लेसेंटा और अलग एमनियोटिक सैक इसमें पाया जाता है, ठीक है। फिर 2 शुक्राणु और 2 डिम्ब मिलकर के हमारा 2 जाइगोट बना देते हैं। तो ये हमारा कौन सा हो गया, फ्रेटर्नल वाला केस जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट केस है हमारा आइडेंटिकल वाला। आइडेंटिकल वाला कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। आइडेंटिकल वाला सिर्फ एक ही ओवा और एक ही स्पर्म है, ठीक है। वही आगे जाकर के 2 अलग अलग बच्चों में डिवाइड हो रहा है, इसमें दोनों के अपने अलग अलग शुरू से ही थे, ठीक है। फिर हम देखेंगे रिलीज 1 ओवा एंड फर्टिलाइज विद 1 स्पर्म, देन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन सेपरेट इनटू 2 डिफरेंट सेल्स ऑफ क्लस्टर्स। इसमें क्या होता है, इसमें एक ओवा होता है और एक ही स्पर्म होता है। तो एक ओवा एक स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोसेस होती है सेल डिवीजन की, जो कोशिकाओं का विभाजन होता है 2 से 4, 4 से 6 जो ज़्यादा कोशिकाएं बनती हैं, तो उसमें 2 अलग अलग कोशिकाओं के गुच्छे इसमें बन जाते हैं। तो 2 अलग अलग बेबी जो है उसमें डेवलप हो जाते हैं। तो एक स्पर्म होता है, इसमें एक ओवम होता है। कौन सी प्रोसेस के थ्रू होता है, प्रोसेस ऑफ माइटोसिस के थ्रू होता है, ठीक है। माइटोसिस का मतलब क्या होता है, समसूत्री विभाजन। यानी कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि ये एक से जो दो कोशिकाएं बन रही हैं, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 कोशिकाएं बन गई हैं। तो ये किसके थ्रू हुआ है, प्रोसेस ऑफ माइटोसिस के थ्रू हुआ है। मतलब एक कोशिका से क्या बनती हैं, 2 कोशिकाएं बनती हैं, फिर 2 से 4 बन जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब कोशिकाएं बढ़ती हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ माइटोसिस बोलते हैं। इसको हम समसूत्री विभाजन भी बोलते हैं। जब हमारे माइटोसिस की प्रोसेस हो रही है तभी क्या हो गया है, 2 अलग अलग बेबी में डेवलप हो गया है। 2 सेल्स जो हैं वो एक दूसरे से अलग हो गई हैं, जिसके चलते बेबी जो है अलग अलग ट्विंस बेबी हो गए हैं, ठीक है। फिर है हमारा एक स्पर्म एक ओवम मिलकर के माइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू क्या बनाते हैं, एक एक जाइगोट बना देते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ क्या है, वहाँ माइटोसिस की प्रोसेस नहीं हो रही थी, वहाँ पे 2 माइटोसिस की प्रोसेस हो रही थी, लेकिन दोनों में अपनी अलग अलग हो रही थी, ठीक है। ऐसा नहीं था कि माइटोसिस की प्रोसेस के बाद अलग हुए हों, ठीक है। वो पहले अलग अलग जब फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद होगी यहाँ पर माइटोसिस की प्रोसेस, ठीक है। जो हमारे 2 हैं पहले वाले जो थे, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, इसमें एक अंडाणु और एक शुक्राणु के साथ निश्चित होकर क्या होता है, वो आपका 2 अलग अलग क्लस्टर ऑफ सेल्स में डिवाइड हो जाता है। जेनेटिक मेकअप इसमें सेम होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि सिर्फ एक ही स्पर्म है और एक ही ओवम है, ठीक है। एक ही स्पर्म है और एक ही ओवम है। तो दोनों में जो जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि जो 23 क्रोमोसोम्स हैं सेम है, ठीक है। 23 क्रोमोसोम सेम है तो उनके अंदर डीएनए भी दोनों के सेम होंगे, इसलिए इनका जेनेटिक मटेरियल सेम होता है। या तो ये सेम सेक्स के बच्चे होंगे, या तो दोनों लड़कियां ही होंगी, या फिर ये दोनों लड़के ही होंगे, ठीक है। क्योंकि जो भी डिवाइड होगा कॉन्सेप्शन के टाइम पे ही वो डिसाइड हो जाता है कि होने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर लड़की होगी, ठीक है। इसमें सेम प्लेसेंटा होगा और सेपरेट एमनियोटिक सैक पाया जाएगा, ठीक है। फिर है नेक्स्ट हमारा ये आइडेंटिकल में हमारा मोनोजाइगोटिक में क्या है, एक स्पर्म मिला, एक ओवम मिला, यहाँ पे सेल डिवीजन हुआ, यहाँ पे आपका सेल डिवीज़न हुआ। और जब सेल डिवीज़न हो रहा था तब ये 2 अलग अलग बेबी में डिवाइड हो गए। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ माइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इसको बोलते हैं, जब 2 से 4 सेल्स बनती हैं, ठीक है। ये माइटोसिस की प्रोसेस यहाँ भी हो रही है, लेकिन दोनों में अपनी अपनी हो रही है, ठीक है। यहाँ पे एक में ही जब माइटोसिस की प्रोसेस हुई तब वो डिवाइड हुए बच्चे 2, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में अपनी अलग अलग माइटोसिस की प्रोसेस हो रही है। अलग स्पर्म था, अलग ओवम था, इसमें भी अलग स्पर्म था, अलग ओवम था, तो अपने अलग अलग माइटोसिस की प्रोसेस उन दोनों में हो रही है, ठीक है। तो अलग अलग जाइगोट उनके बन गए हैं। ये डाइजाइगोटिक वाले में है और ये मोनोजाइगोटिक वाले में है। ये हमारा आइडेंटिकल ट्विंस में है, ये हमारा फ्रेटर्नल ट्विंस में है, ठीक है। समझ में आ गया ना। आइडेंटिकल ट्विंस वाले जो बच्चे होते हैं वो देखने में बिल्कुल सेम लगेंगे। जो हमारे जुड़वा बच्चों की मूवीज़ आती हैं, सीता गीता, राम श्याम वाली जो पुरानी मूवीज़ आपने देखी होगी, अभी भी जुड़वा जो आई थी सलमान खान की, तो उसमें क्या है, वो आपके वो यही है, उसमें ये वाला केस है, ठीक है, मोनोजाइगोटिक वाला। क्योंकि एक ही मटेरियल था, उनके क्या थे, एक ही आपके यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल सेम थे, एक स्पर्म था, एक ओवम था, तो जेनेटिक मटेरियल सेम हुए। एक स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स थे और एक ओवम में 23 क्रोमोसोम्स थे, ठीक है। यही यहाँ 23 से 46 क्रोमोसोम्स हुए, यानी कि जेनेटिक मटेरियल सेम है। उसके बाद वो डिवाइड हुआ, तो जेनेटिक मटेरियल तो सेम ही रहेंगे ना दोनों के, तो इसलिए ये बिल्कुल सेम होते हैं राम श्याम वाले केस
इसमें, ठीक है। और इनमें ऐसा कुछ नहीं होता है, इनमें कुछ भी सेम नहीं होता है। इसमें जो ऑर्डिनरी भाई बहन होते हैं छोटे बड़े, उनके जैसा ही इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, क्योंकि दोनों का अपना अपना सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, अपने अपने जेनेटिक मटेरियल इसमें है। और जेनेटिक मटेरियल वाला अभी हम इसके बाद हेरिडिटरी वाला चैप्टर शुरू करेंगे, तो उसमें और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा एक बेबी ये बना, ये सेल डिवीजन हो रही है, दो कोशिकाएं बन गई, और उसके बाद ये अलग कोशिकाओं का क्लस्टर बन गया, ये अलग बन गया, एक बेबी ये बन गया, एक बेबी ये बन गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा, फिर है पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं मल्टीपल बर्थ के। वैसे नॉर्मल केस में तो आपने देखा होगा इतने ज़्यादा जुड़वा हमारी सोसाइटी में पाए नहीं जाते हैं, नॉर्मली बच्चे होते हैं, एक बार में एक ही होते हैं, लेकिन बहुत सारे कुछ रीजंस हैं जिनके चलते जुड़वा बच्चे भी हो जाते हैं, ठीक है। तो एक तो फर्टिलिटी ड्रग्स अगर मदर ले रही है, फर्टिलिटी ड्रग्स का मतलब क्या है, अगर कंसीव करने में मदर को कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो जब अपना ट्रीटमेंट कराती है तो डॉक्टर बहुत सारे ट्रीटमेंट, कंसीव करना मतलब बेबी को कंसीव करने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है फीमेल, तो वो क्या करती है, वो फिर जाकर डॉक्टर से ट्रीटमेंट जब हम लेते हैं तो उस ट्रीटमेंट के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट क्या कहेंगे, साइड मतलब उस ट्रीटमेंट के अपने कुछ इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, जिसके चलते क्या होता है, जो ओवरी है वो एक टाइम पे ज़्यादा ओवर रिलीज़ करने लगती है, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलिटी ड्रग्स के चलते जब एक से ज़्यादा ओवर रिलीज़ होने लगते हैं, तो उससे क्या होगा, ऑब्वियसली जो स्पर्म्स हैं वो बहुत सारे हैं, वो उनको फर्टिलाइज़ कर लेंगे, और वहाँ पे आपके ट्विंस, ट्रिपलेट्स और 4, 5, 6 वाले केस जो बच्चों के हो जाते हैं। जुड़वा बच्चों में बहुत बहुत केस देखे गए हैं, एक बार 8 बच्चे एक साथ जुड़वा हो गए थे, और एक बार 6 बच्चे जुड़वा हो गए थे अलग अलग फीमेल्स में। तो ये फर्टिलिटी ड्रग्स के कारण ये वाली कंडीशन आ जाती है। न्यूट्रिशन है, अगर ये देखा गया है कि बहुत हेल्दी डाइट आप ले रहे हैं, न्यूट्रिशियस और प्रोटीनियस डाइट आप ले रहे हैं, तो उससे भी ये हो सकता है कि एक बार में आपका जो ओवा है वो एक बार में एक से ज़्यादा ओवा आपकी ओवरी से रिलीज हो जाए। एज ऑफ मदर है, जब आपकी एज बढ़ती है, ठीक है, जब आप ज़्यादा एज में प्रेग्नेंट होते हो, 35 के ऊपर या ज़्यादा आपकी एज बढ़ गई है, उसके बाद आप प्रेग्नेंट होते हैं, तो उसमें भी ट्विंस के होने के केसेस ज़्यादा होते हैं। ईच एडिशनल बर्थ, जैसे जैसे आप बर्थ आप देते जाओगे बच्चों को, कि पहले बच्चे के बाद, दूसरे बच्चे के बाद, तीसरे बच्चे के बाद, तो उतने उतने चांसेस आपके बढ़ते जाते हैं ट्विंस होने के, मतलब 3 बच्चे के बाद ज़्यादा चांसेस होंगे ट्विंस बेबी होने के, ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर, जहाँ बहुत गर्मी होती है, गर्मी वाले इन्वायरमेंटल एरियाज़ जो होते हैं, क्लाइमेट वाले एरिया जो होते हैं जहाँ बहुत हॉट वेदर रहता है, वहाँ के केस में ऐसा देखा गया है कि ट्विंस बेबीज ज़्यादा पाए जाते हैं। जेनेटिक बैकग्राउंड ऑफ मदर, जो अगर मदर को भी अगर ट्विंस हैं, तो उसमें हो सकता है उनकी बेटी में भी ट्विंस बेबी हो सकते हैं, क्योंकि जेनेटिकली भी हो सकता है एक से ज़्यादा, अगर मदर में ये वाला है कि एक टाइम में ज़्यादा ओवर रिलीज होता है, तो उनके आने वाली बेटियों में भी ये वाली सिम्टम्स देखे जाते हैं कि एक टाइम में ज़्यादा ओवर रिलीज हो सकते हैं, ठीक है। जुड़वा बच्चे होने के संभावित कारण है प्रजनन दवाइयाँ, पोषण, माँ की उम्र, प्रत्येक अतिरिक्त जन्म, वातावरणीय कारक और माँ की आनुवांशिक पृष्ठभूमि। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग टू प्रीनेटल डेवलपमेंट। तो अगर हम देखें तो हमारे जो प्रीनेटल डेवलपमेंट है, इसको क्या क्या फैक्टर जो हैं वो अफेक्ट डालते हैं। ये लास्ट टॉपिक है इसका, आज हमारा प्रीनेटल डेवलपमेंट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें यही है कि क्या क्या जो हमारे इफ़ेक्ट है प्रेगनेंसी के टाइम पे, क्या क्या चीज़ें प्रेगनेंसी को इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। तो सबसे पहले एक टेरेटोजीन्स होते हैं। टेरेटोजीन्स का मतलब क्या होता है, ये ग्रीक वर्ड का शब्द है, इसका मतलब होता है माल फॉर्मेशन। टेरेटोजीन्स का मतलब क्या होता है, कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर जो बेबी को इफेक्ट डाल रहा है प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, टेरेटोजीन्स बोलते हैं, ठीक है। टेरस का मतलब होता है विकृति, ग्रीक वर्ड है जिसमें टेरास का मतलब होता है विकृति, ठीक है। विकृति का मतलब क्या है, माल फॉर्मेशन। इन्वायरमेंटल एजेंट्स दैट कॉज डैमेज ड्यूरिंग द प्रीनेटल पीरियड, कोई भी इन्वायरमेंटल बाहरी कारक, ठीक है, अंदर के कारक की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बाहरी कारक की बात कर रहे हैं, जो इन्वायरमेंट में हमारे आसपास है, वो मतलब जेनेटिक डिजीज़ की हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, जेनेटिकली हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। टेरेटोजीन्स का मतलब क्या होता है, जो आसपास हमारे है उनके चलते हमारे बेबी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे कि किसी के घर में अगर कोई किसी का हस्बैंड है बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है, तो उसकी बेबी को, वो जो प्रेगनेंसी के टाइम पे उसकी बेबी को उस स्मोकिंग का फ़र्क दिखाई देगा, ठीक है। तो यही क्या है, इन्वायरमेंटल एजेंट्स हैं जिनके कारण क्या होता है,
प्रीनेटल पीरियड में डैमेज हो सकता है। पर्यावरण एजेंट जो प्रसव पूर्व अवधि के दौरान नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। टेराटोजेनिक इफेक्ट डिपेंड्स ऑन किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, एक तो डोज पे। ऐसा नहीं है कि बस मैंने आज ही एक ही बार में टैबलेट्स खा ली हेडेक की तो मेरे बच्चे पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। वो तब पड़ेगा जब मैं उसे बहुत हाई डोज में ले रही हूँ, ठीक है, और लगातार ले रही हूँ, रोज ही मैं उसको फ्रिक्वेंटली ले रही हूँ, ठीक है। एक आध बार में और हल्की फुल्की डोज ऐसे इफेक्ट टेराटोजेन में नहीं करती है, ठीक है। हेरिडिटरी है, हेरिडिटरी मतलब अगर मेरे पेरेंट्स में कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझ में भी हो सकती है। एज ऑफ फीटस है, किस एज में आपको, अभी ये जो फीटस है मतलब किस एज का फीटस है। अगर आपका, मैंने आपको बताया था कि जो एम्ब्रियो वाला पीरियड होता है वो बहुत सेंसिटिव पीरियड होता है। अगर वो जो 2 महीने तक का टाइम है उस समय मदर बहुत ज़्यादा ड्रग्स ले रही हैं, अल्कोहल ले रही है, फिर भले ही बाद में छोड़ दे वो, लेकिन अगर उस समय कोई साइड इफेक्ट पड़ गया है तो वो बाद के छोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो ये एज ऑफ फीटस है कि भ्रूण की उम्र पे क्या, किस उम्र के भ्रूण पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इन चीज़ों का। और अदर नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस के अलावा बहुत सारे नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस जो हैं वो किस तरीके से बेबी को प्रभावित करते हैं। एक तो खुराक हो गई, आनुवांशिकता हो गई, भ्रूण की उम्र हो गई, अन्य नकारात्मक स्वभाव हो गया, ठीक है। डोज का मतलब यही है कि बहुत कोई चीज़ हम लगातार बहुत हाई डोज में और लगातार ले रहे हैं तब वो ज़्यादा इफेक्ट डालेगी, एक आध बार लिए तो उतनी इफेक्ट नहीं डालेगी, ठीक है। हेरिडिटरी, अगर किसी के अनुवांशिकी कोई सेंसिटिव है, ठीक है, और वो ज़्यादा इफेक्टिव, उस पर ज़्यादा असर पड़ेगा, और कोई अनुवांशिकी अगर स्ट्रॉन्ग है तो उस पर उतना असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। एज ऑफ फीटस में, एज ऑफ फीटस में क्या है, एज ऑफ फीटस में है कि कितना आपका, किस स्टेज का आपका फीटस है, ठीक है। अगर एम्ब्रियो वाला स्टेज है तो उसमें ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, फीटस वाले में कम इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा और भी नकारात्मक प्रभाव इस पर प्रभाव डालते हैं। अब इसके बाद एक वर्ड है सेंसिटिव पीरियड। सेंसिटिव पीरियड का मतलब क्या होता है, सेंसिटिव पीरियड इज अ लिमिटिंग टाइम पीरियड वेयर बॉडी इज बायोलॉजिकल रेडी फॉर डेवलप रैपिडली। जैसे कि हमारा जो सेकंड स्टेज पीरियड ऑफ एम्ब्रियो है, तो सेंसिटिव पीरियड एक लिमिटेड टाइम पीरियड है जिसमें हमारी जो बॉडी है वो बायोलॉजिकली किसी काम को करने के लिए तैयार होती है। अगर उस समय उस पर कोई हार्मफुल इफेक्ट पड़ जाए तो वो जो डैमेज होता है वो डैमेज लाइफ लॉन्ग हम उसे सही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेंसिटिव पीरियड होता है, पहले से क्रिटिकल पीरियड बोलते थे पर अभी से सेंसिटिव पीरियड बोलने लग गए हैं, ठीक है। तो सेंसिटिव पीरियड में क्या होता है, हार्मफुल डैमेज एट सेंसिटिव पीरियड। सेंसिटिव पीरियड में सबसे ज़्यादा डैमेज होता है, जैसे कि पीरियड ऑफ एम्ब्रियो में अगर कोई मदर बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी रही है तो उस समय ज़्यादा डैमेज होगा, क्योंकि उस समय जो हमारा एम्ब्रियो है वो जो एज है उसमें बॉडी का बनना शुरू हो जाता है। अगर उस समय बिल्कुल न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा मदर को तो फिर उसकी बोन्स ही नहीं बन पाएंगी। फिर भले फीटस में आप उसको काफ़ी न्यूट्रिशन दे लो पर जो कमी वहाँ रह गई वो आगे जाकर के उसकी रिकवर नहीं हो सकती है। रिकवरी डिफ़िकल्टी एंड समटाइम इम्पॉसिबल। रिकवरी क्या होती है, डिफ़िकल्ट होती है और बहुत टाइम तो ये इम्पॉसिबल ही हो जाती है कि मान लीजिए एम्ब्रियो के टाइम पे इतनी दवाइयाँ खाई हमने, काफ़ी सारी दवाइयाँ खाई, और पीरियड ऑफ एम्ब्रियो के टाइम पे रोज़ हम पेन रिलीफ खा रहे हैं तो कोई बच्चे का कोई बॉडी पार्ट्स बना ही नहीं, ठीक है। 2 महीने तक हमने खूब खाई, फिर उसके बाद भले ही हमने छोड़ दी लेकिन जो बॉडी पार्ट्स नहीं बना वो आगे जाके उतना अच्छा नहीं बन पाएगा, ठीक है, और हो सकता है बने ही ना। फिर है संवेदनशील अवधि, एक सीमित समय अवधि है जहाँ शरीर तेजी से विकास के लिए जैविक रूप से तैयार है, ठीक है, तैयार हो जाता है। संवेदनशील अवधि में हानिकारक क्षति रिकवरी मुश्किल है और कभी कभी नामुमकिन होती है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेराटोजेन इन प्रीनेटल पीरियड। अब टेराटोजेन्स का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है प्रीनेटल पीरियड में, ठीक है। जैसे हमारे 3 पीरियड्स हैं, पीरियड ऑफ जाइगोट, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो और पीरियड ऑफ फीटस, ठीक है। तो हमारे 3 पीरियड हो गए, पीरियड ऑफ जाइगोट ऑफ है ये, ठीक है, पीरियड ऑफ जाइगोट, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो और पीरियड ऑफ फीटस, ठीक है। तो हमारे 3 पीरियड हो गए। तो अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ेगा वो पीरियड ऑफ एम्ब्रियो में पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो स्टेज है, हमने पीरियड ऑफ एम्ब्रियो में पढ़ा था कि पूरे शरीर का आधारशिला इसी में ही बनती है। आधारशील जो बनती होती है, जो पूरा हमारा जो बेसिक फाउंडेशन लेआउट बनता है वो हमारा इसी से में बनता है, क्योंकि आँखें बननी शुरू होती हैं, बॉडी के पार्ट्स बनने शुरू होते हैं, हाथ बनने शुरू होते हैं, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स बनने शुरू होते हैं। अगर इस समय कोई हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा टेराटोजेन का तो वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा बच्चे को, ठीक है। जाइगोट में कुछ खास, पीरियड ऑफ जाइगोट जो 14 डेज तक का होता है उसमें कुछ खास असर नहीं पड़ता है, और उसके बाद पीरियड ऑफ फीटस में भी उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता जितना हमारा एम्ब्रियो में पड़ता है, ठीक है। जाइगोट की अवधि मामूली प्रभाव डालती है, ठीक है, जाइगोट में मामूली प्रभाव पड़ता है। भ्रूण की अवधि अत्यधिक प्रभावित होते हैं इस समय, और भ्रूण की अवधि जो मैंने बताया था गर्भ शिशु की अवस्था बोलते हैं इसे, मामूली क्षति इसमें होती है। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, इस स्टेज पर
पड़ेगा, यानी कि इस स्टेज पे सभी टेराटोजिन को सोच के चलना चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम पे। क्या क्या चीज़ें प्रभाव डालती हैं? इलीगल ड्रग्स हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा जो कोकेन वगैरह लेते हैं, अवैध दवाइयाँ जो लेती हैं। ड्रग्स हमारे दो तरह के होते हैं, एक तो कोकेन और तंबाकू वगैरह हो गया, और एक जो हम दवाइयाँ खाते हैं जैसे पेन रिलीफ हो गई, हेडेक की हो गई, ये सारी जो दवाइयाँ हम बिना डॉक्टर से पूछे खाते हैं, इसका हमारे बच्चे पे बहुत फ़र्क पड़ता है। प्रिस्क्राइब्ड एंड नॉन प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स, जो हमारे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए या जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किए, ये भी अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो इसका भी कहीं ना कहीं बच्चे पे प्रभाव पड़ेगा। तंबाकू एवं स्मोकिंग, ठीक है, टैबाको जो हमारा तंबाकू होता है, जो लोग तंबाकू खाते हैं और जो धूम्रपान करते हैं, इसका बच्चे पे बहुत असर पड़ता है। रेडिएशन जो विकिरण होता है, इसका बच्चे पे बहुत प्रभाव पड़ता है, इसीलिए एक्सरे और अल्ट्रासाउंड बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, लिमिटेड करते हैं, क्योंकि उसमें से जो किरणें निकलती हैं वो बच्चे को इफेक्ट डालती हैं, ठीक है। तो ये हमारा रेडिएशन का बहुत प्रभाव पड़ता है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का बहुत प्रभाव पड़ता है, जैसे कि हम जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ बहुत ज़्यादा अगर पॉल्यूशन है तो उसमें क्या होगा, लेड एंड मर्करी जो है ज़्यादा हो जाता है इन्वायरमेंट में। पानी में लेड और मर्करी ज़्यादा हो जाएगा, जो हम सांस ले रहे हैं इसमें बहुत सारी गैसेज इंक्लूड हो जाएंगी, तो ये सब हमारे बेबी को इफेक्ट डालती हैं। इमोशनल स्ट्रेस, अगर आप इमोशनली बहुत परेशान हो, डिस्टर्ब हो, तो इससे भी बच्चे को क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। न्यूट्रिशनल डिफिसिट्स एंड इनकन्सिस्टेंसी, न्यूट्रिशनल डिफिसिट्स का मतलब क्या है, हमारा जो न्यूट्रिशन है वो बहुत अच्छा हमें नहीं मिल रहा है, या फिर इनकन्सिस्टेंसी का मतलब ये एक टाइम तो हम बहुत अच्छा खा रहे हैं और बाकी 3 टाइम हम सही से खा ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इससे भी बच्चे को पर प्रभाव अच्छा नहीं पड़ेगा। और फॉलिक एसिड अगर हमारे खाने में कम है तो इससे भी बच्चे को क्या होगा, हार्मफुल इफेक्ट बच्चे पे पड़ेगा। क्योंकि फॉलिक एसिड क्या करता है, फॉलिक एसिड आपकी बॉडी का बहुत सारे पार्ट्स बनाने में हेल्प करता है। जिनके अंदर फॉलिक एसिड की कमी होती है उनके अंदर एक बीमारी हो जाती है जिसको हम बोलते हैं स्पाइना बिफिडा, ठीक है। स्पाइना बिफिडा में क्या होता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो सही से बंद नहीं हो पाती, जिन बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है, आगे हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर क्या है, अगर हमने बहुत ज़रूरत से ज़्यादा अल्कोहल पिया है तो वो अल्कोहल हम ही नहीं पी रहे हैं, जो हमारे अंदर बेबी देखे, जैसे आप देख रहे हैं इस फोटो में मदर अल्कोहल पी रही है और बच्चे को भी उसी तरीके से दिखाया गया है कि वो ग्लास पकड़ के अल्कोहल ही पी रहा है, क्योंकि मदर जो भी खाती है उसका सीधा सीधा वो कहाँ जाता है, बच्चे के पास जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा हो गया प्रीनेटल पीरियड में क्या क्या चीज़ें इफेक्ट डालती है। इसमें से ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, फैटल अल्कोहल सिंड्रोम, इसीलिए इसको मैंने अलग से लिखा है। फैटल अल्कोहल सिंड्रोम में क्या है, FAS इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं फैटल अल्कोहल सिंड्रोम को, और FASDB से बोलते हैं फीटल है ये, सॉरी फैटल नहीं है, फीटल है, फीटल अल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है। फीटल अल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में क्या होता है, फीटल का मतलब क्या है, जो फीटस है हमारा, ठीक है, उस पर क्या होता है, बच्चे को जब मदर बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी रही है, शराब पी रही है, तो वो अल्कोहल का असर कहाँ जाएगा, बेबी के पास जाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम में ऐसा आ जाता है FASD और एक तरफ वो अल्कोहल दे देते हैं, तो हमें मैच करना होता है FASD का क्या है, अल्कोहल के साथ हम उसे मैच करते हैं, ठीक है। फिर है फैटल अल्कोहल सिंड्रोम, यही है हमारा, दोनों कुछ भी बोल सकते हैं हम इसे, फैटल अल्कोहल सिंड्रोम भी बोल सकते हैं और फैटल अल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर ये हमारा क्या है, इसमें ऑक्सीजन डिप्राइव्ड हो जाता है, क्योंकि जब हम मदर अल्कोहल पीती है, या तो क्या जब कोई भी अल्कोहल पीता है तो अल्कोहल पी करके जो एनर्जी का यूटिलाइजेशन है वो बॉडी में ज़्यादा होने लगता है, ठीक है, क्योंकि बॉडी के जो सेल्स हैं वो तेज़ी से काम करने लगते हैं, इसलिए आपने देखा होगा जो अल्कोहलिक लोग होते हैं वो बहुत हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, वो बिना सोचे समझे कुछ भी करने लगते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में बहुत एनर्जी आने लगती है, ठीक है। तो जब बॉडी में एनर्जी ज़्यादा बन रही है तो वो एनर्जी कहाँ से आती है, जो मदर की बेबी की तरफ जो एनर्जी जा रही होती है, जो न्यूट्रिएंट्स बेबी की तरफ जा रहे हैं वहाँ से हट करके वो मदर की बॉडी में यूटिलाइज होने लगते हैं, तो क्या होगा, ऑक्सीजन डिप्राइव्ड होने लगता है, यानी कि बेबी की तरफ ऑक्सीजन कम जाता है और मदर उसकी बॉडी में वो ऑक्सीजन ज़्यादा यूज़ होने लगता है, ठीक है। इसके चलते क्या हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन वाली प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे को ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिल रहे, तो हो सकता है बच्चे को मेंटल रिटार्डेशन की प्रॉब्लम हो जाए। इम्पेयर्ड मोटर कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, जो उसके
मोटर कोऑर्डिनेशन, जो उनका शरीर है उसके जो क्रियात्मक कौशल से हैं शरीर के, जैसे फिंगर्स हो गई, हमारे हाथ हो गए, पैर हो गए, इनके बीच में एक सही कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है। अटेंशन में कमी आने लगती है, ध्यान ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं बच्चे। मेमोरी में याददाश्त अच्छे से नहीं होती। ये तब होगा जब बच्चा जन्म ले लेगा, तभी सारे सिम्टम्स दिखाई देंगे उसमें, ठीक है, जब मदर का अल्कोहल पी रही है तो। मेमोरी में याददाश्त अच्छी नहीं होती, इन बच्चों को चीज़ों को याद नहीं रख पाते हैं। लैंग्वेज में कमी होने लगती है, जो भाषा है वो लैंग्वेज अच्छे से नहीं सीख पाते क्योंकि ब्रेन अच्छे से काम नहीं करा। और ओवर एक्टिविटी होती है, हाइपर एक्टिविटी। ओवर एक्टिविटी का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, कि बहुत फटाफट सारे काम करते हैं, बहुत ही जल्दी किसी भी चीज़ को रिएक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाली प्रॉब्लम्स में आती है। फेशियल एबनॉर्मलिटीज़ में चेहरे पे सही कुछ एबनॉर्मलिटीज़ रहती हैं। चेहरा तो नॉर्मल चेहरे से, एक नॉर्मल हेल्दी बच्चा है उसके चेहरे से इनका चेहरा थोड़ा अलग दिखेगा। वाइडली स्पेस्ड आई होती है, आई इनकी थोड़ी चौड़ी चौड़ी, मतलब बड़ी बड़ी आँखें होती हैं इनकी। शॉर्ट आई लेट्स ओपनिंग होती है, जो पलकें होती हैं बहुत छोटी छोटी होती हैं, आंखें बड़ी होती हैं और पलकें उसमें छोटी होती है। नोज़ जो है एबनॉर्मल हो जाती है इन बच्चों की, बहुत चपटी सी नोज़ होती है, जैसे किसी ने फ्लैट कर दी हो, ठीक है। अपर लिप थिन होता है, जो हमारा लिप है, लिप के ऊपर वाला जो एरिया होता है नोज़ और लिप के एरिया, ये इनका बहुत पतला और छोटा होता है। स्मॉल हेड होता है, सर छोटा होता है, और जिसके चलते अंडर डेवलप्ड ब्रेन भी होता है, दिमाग भी इनका अच्छे से विकसित नहीं होता है, ठीक है। और ये जो इम्पेयरमेंट है ये परमानेंट होता है, ऐसा नहीं है कि अल्कोहल का जो इफेक्ट बच्चे पे पड़ा है वो बाद में ट्रीट हम उसे नहीं कर सकते, वो परमानेंट ही होता है। ट्रबल्स विद द लॉ, ये थोड़े ऐसे होते हैं कि ये नियम को तोड़ने वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, बहुत क्रिमिनल स्वभाव के बच्चे होते हैं, ठीक है। इनअप्रोप्रिएट सेक्सुअल बिहेवियर होता है इनका। ये जो रेप केसेस होते हैं, ये बच्चे इस तरीके के केसेस भी कर सकते हैं, सेक्सुअली हेल्दी नहीं होते हैं। ये भी अल्कोहल और ड्रग अब्यूज़ करते हैं। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम इन बच्चों में पाई जाती है, इनका स्वभाव बहुत अच्छा नहीं होता है, ठीक है। भ्रूण अल्कोहल सिंड्रोम, भ्रूण अल्कोहल स्पेक्ट्रम विकार, ठीक है। ऑक्सीजन से वंचित हो जाता है बच्चा। मानसिक मंदता उसमें पाई जाती है। बिगड़ा हुआ मोटर समन्वय, ध्यान, स्मृति, भाषा, अति सक्रियता, ये सारी प्रॉब्लम उसमें पाई जाती है। चेहरे की असमानताएं, व्यापक रूप से फैली हुई आँखें, छोटी आँखें खोलना, असामान्य नाक, ऊपरी होठ पतला, छोटा सर और अविकसित विकास मस्तिष्क होता है। हानि स्थायी कानून के साथ परेशानी, यानी कि जो लॉ की चीज़ें लॉ के साथ ही परेशान करते हैं, लॉ की बातों को मानते नहीं हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें क्राइम्स करते हैं। अनुचित यौन व्यवहार इनमें पाया जाता है। शराब, नशीली दवाइयों का दुरुपयोग और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं इनमें पाई जाती हैं, ठीक है। इसके कारण और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मिसकैरेजेस हो सकते हैं, अगर मदर बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी रही है तो गर्भपात हो सकता है। अंडर डेवलप्ड ब्रेन हो सकता है, दिमाग बहुत अच्छे से ना हो बच्चों का, ठीक है। अंडर डेवलप्ड ब्रेन का मतलब क्या है, दिमाग अच्छे से विकसित ना हो पाता है इसमें। इसके अलावा फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ भी हो सकती है, शरीर में शारीरिक विकृति भी इसमें पाई जा सकती है। इसके अलावा कोई शरीर का पार्ट ही सही से ना बने बच्चे का। चाइल्डहुड बच्चे में, छोटे बच्चों में कैंसर की प्रॉब्लम भी दिखाई देती है, अगर उनकी मदर अल्कोहलिक होती हैं, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उन आने फिर बच्चे में थोड़ा, जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनमें प्रेगनेंसी कैंसर वाली प्रॉब्लम दिखाई देती है। इमोशनली डिसऑर्डर चिल्ड्रन होते हैं, इमोशनल डिसऑर्डर होते हैं, यानी कि बहुत अच्छा हेल्दी इमोशंस इनके नहीं होते हैं, गुस्सा वाले, एंगर वाले, जेलसी वाले, इस तरीके के बच्चे ये होते हैं। गर्भपात, अविकसित मस्तिष्क, शारीरिक विकृतियाँ, बचपन के कैंसर का खतरा और भावात्मक विकार वाले बच्चे ये होते हैं। फिर कुछ इन्फेक्शन वाली डिजीज़ हैं हमारी। फिर कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं जिसमें कि हमारे मीजल्स हो गए, पाम्स हो गए और चिकन पॉक्स हो गए, ठीक है। जैसे कि बच्चों, आपने देखा होगा मदर में अगर ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है जब वो प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो उनके बच्चों में भी कई तरह की प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं। जैसे मीजल्स हो गए, वो होते हैं ना छोटी माता का नाप, मम्स हो गए, चिकन पॉक्स हो गए, तो ये सब क्या है, खसरा, कंठमाला और चिकन पॉक्स, ठीक है। ये सब अगर बच्चों में मदर में होगा, ठीक है, जब वो प्रेग्नेंट है, तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, उनके बच्चों पे पड़ेगा। फिजिकल डिफेक्ट हो सकता है बच्चों में, हार्ट डिफेक्ट्स आ सकते हैं अगर इस टाइम पे मदर को ये वाले इन्फेक्शन हो जाए तो। आई प्रॉब्लम हो सकती है, डेफनेस, बहरे हो सकते हैं बच्चे। जेनाइटल एंड यूरिनरी एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है, मतलब जो उनके जेनाइटल पार्ट्स हैं वो सही से डेवलप नहीं होते, यूरिनरी पार्ट सही से डेवलप नहीं हो पाते। लो बर्थ वेट हो सकता है बच्चों का, हेयरिंग लॉस हो सकता है एंड बोन डिफेक्ट हो सकता है। शारीरिक दोष,
हृदय दोष, आँख की समस्या, बहरापन, जननांग और मूत्र संबंधी असमानताएं हो सकती हैं। जन्म के समय कम वजन हो सकता है। श्रवण हानि और हड्डी दोष बच्चों में हो सकता है अगर ये वाले इन्फेक्शन मदर को लग जाएं जब वो प्रेग्नेंट है तो। इसके अलावा जो हमारा HIV होता है, HIV पॉजिटिव अगर मदर है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है, ये अगर मदर में है जिसको हम क्या बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स का जो वायरस होता है वो अगर बॉडी में हो जाता है तो उसके चलते भी बेबी में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे कि वेट का लॉस होना, डायरिया एंड रिपीटेड रेस्पिरेटरी इलनेस एंड ब्रेन डैमेज बच्चे में हो सकता है। आजकल एक नई दवाई आई है, आजकल क्या काफ़ी टाइम हो गया इस दवाई को। पहले क्या होता था, पहले अगर मदर को प्रेगनेंसी के टाइम पे एड्स है तो उसके होने वाले बच्चे को भी वो एड्स होता ही था, ठीक है। लेकिन अब ये एक दवाई आई है जो हमारा जिडोविडिन है, जिडोविडिन करके ये दवाई है, इसका ZDV ये दवाई है। इसका काम क्या है, मदर को अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे HIV है तो अगर हम ये दवाई बच्चे को देंगे तो वो उस एड्स को सिर्फ मदर तक ही रहता है, बच्चे को ट्रांसफ़र होने नहीं देता है, ठीक है। ये सरकारी हॉस्पिटलों में मिलती है जिडोविडिन, ठीक है। ये हमारा क्या है, दवाई है जो हमारा प्रीनेटल एड्स को ट्रांसमिट नहीं होने देता है उसके बच्चे में, ठीक है। तो ये दवाइयाँ अगर आजकल आ गई हैं, लेकिन अगर मदर में HIV है तो बच्चे में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि HIV का मतलब ही क्या है, इम्यूनिटी सिस्टम को वीक कर देना। मानव इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स, ठीक है। वजन घटना, दस्त और बार बार सांस की बीमारी और मस्तिष्क क्षति इन बच्चों में हो सकती है। जिडोविडिन जो हमारी ZDV जो हमारी बीमारी है, बच्चे को प्रसवपूर्व एड्स संचरण कम करता है, ठीक है। इसके बाद है साइटोमेगलोवायरस। इसमें क्या है, साइटोमेगलोवायरस में क्या होता है, ये हमारा श्वसन और यौन संपर्क के माध्यम से संक्रमण होता है। साइटोमेगलोवायरस कब होता है, इन्फेक्शन थ्रू रेस्पिरेटरी एंड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड हर्पस सिम्प्लेक्स, ठीक है। सेक्सुअली अगर किसी एक मेल पार्टनर में ये वाली प्रॉब्लम है तो उसमें मदर में भी आ जाती है, जिसके चलते जो उसका आने वाले बच्चे हैं उसमें भी इसका बड़ा फर्क पड़ता है। मिसकैरेज हो सकता है, लो बर्थ वेट हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है और फिजिकल डिफेक्ट्स उसमें बच्चे में आ सकते हैं, ठीक है। यानी कि साइटोमेगलोवायरस ये भी एक तरह का वायरस है, ये सारे वायरस हैं, ठीक है। ये इन्फेक्शन डिजीज हमारी कौन सी होती हैं, जो वायरस के थ्रू होती हैं, जैसे कि मीजल्स है, मम्स है, चिकन पॉक्स है, ये क्या, ये सब वायरस हैं जो हमारे आसपास रहते हैं और हम पे इफेक्ट डाल देते हैं। एड्स हमारा वायरस है, ठीक है, बस किसी न किसी माध्यम से ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चले जाता है, जैसे कि आजकल हमारा कोरोना फैल रहा है, ठीक है। तो ये और इसी तरीके से साइटोमेगलोवायरस भी क्या है, एक ये हमारा वायरस है, ठीक है। तो ये सारे के सारे वायरस हैं जो हमारी बॉडी में प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर मदर पे अटैक करते हैं, मदर की बॉडी में आ जाएँ तो उसके बच्चे पे बहुत बुरा इफेक्ट डालते हैं। फिर है टॉक्सोप्लाज्मोसिस में क्या होता है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस में क्या होता है हमारा, ये भी एक पैरासिट्स है जो एनिमल्स में पाया जाता है, जानवरों में पाया जाने वाला परजीवी है। ऐसा एनिमल्स की बॉडीज़ में, हमारी बॉडीज़ में भी कभी कभी आपने देखा होगा, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें कीड़े हो जाते हैं बड़े बड़े, ठीक है, फिर वो हमारी बॉडी से बाहर भी निकल जाते हैं, उसके लिए हमें डिवॉर्मिंग दवाइयाँ खानी होती हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से टॉक्सोप्लाज्मोसिस क्या है, ये एनिमल्स में पाया जाने वाला एक पैरासाइट है जो एनिमल की बॉडी में रहता है, और जब हम उस एनिमल को कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में वो आ जाता है, ठीक है। तो पैरासाइट्स फाउंड इन एनिमल्स, आई एंड ब्रेन डैमेज, विजुअल्स एंड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, इससे आँखों में और ब्रेन में डैमेज हो जाता है। विजुअल एंड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट इससे होता है, आँख और मस्तिष्क क्षति इससे होती है, दृश्य और संज्ञानात्मक हानि भी इससे होने लगती है, ठीक है। इन सब चीज़ों में इसमें इतने तरह के वायरस हैं जो बच्चों पे इफेक्ट डालते हैं अगर उनकी मदर को हो गए हैं तो, ठीक है। मीजल्स, मम्स एंड चिकन पॉक्स, HIV हो गया हमारा, इसमें फिर हमारा साइटोमेगलोवायरस है और दूसरा हमारा टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, ठीक है। ये सारे वायरस हमारे उसमें बॉडी में इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये था हमारा इन्फेक्शियस डिजीज़। इसमें से जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये अल्कोहल वाला, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, फेटल अल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाला, ठीक है। FASD दे देते हैं, दूसरी तरफ अल्कोहल दे देते हैं, तो आपको बस मैच करना होता है शॉर्ट फॉर्म से, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट है हमारा अदर मैटरनल फैक्टर्स हैं, अभी खत्म होने वाला है, बस 10 मिनट का और बचा होगा, 5 मिनट का ही होगा। अदर मैटरनल फैक्टर्स में हमारा न्यूट्रिशन में क्या है, एक तो न्यूट्रिशन है, अगर आपके बॉडी में
पोषण की कमी है, मदर की बॉडी में अगर पोषण की कमी है तो उसके बच्चे में भी कई तरह की समस्याएं हो सकती है। जैसे सीरियस सेंट्रल नर्व सिस्टम हो सकता है बच्चे में, लेस ब्रेन वेट हो सकता है बच्चे का, दिमाग कम हो सकता है, लो बर्थ वेट हो सकता है बच्चे का, जो बॉडी का साइज़ है वो कम हो सकता है, बॉडी के ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ सकती है, इंटेलिजेंस एंड लर्निंग प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे का दिमाग बहुत अच्छे से बढ़ता नहीं है, उसका आईक्यू लेवल कम हो सकता है। इसके अलावा अगर फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉलिक एसिड क्या करता है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, जो न्यूरल ट्यूब होता है जो आपकी पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है, उसको बनाने का काम ये करती है। अगर आपकी बॉडी में फॉलिक एसिड की कमी है तो आप में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, आप में एक तो इंसिफिलिक की प्रॉब्लम आ सकती है और साथ ही साथ स्पिना बिफिडा की प्रॉब्लम आ सकती है। स्पिना बिफिडा में क्या होता है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है वो सही से बंद नहीं हो पाती, जिसके चलते क्या होता है, कमर में कुबर जैसा बच्चों का बन जाता है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी बाहर निकल जाती है। तो इसके बाद है अन्य मात्र कारक है हमारे गंभीर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, कम दिमाग का वजन, ठीक है, जन्म के वक्त अगर शिशु के वजन में कमी होना, शरीर के अंगों की संरचना में समस्या, कम बुद्धि और सीखने की में समस्या आती है। फोलिक एसिड न्यूरल ट्यूब असमानताओं के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, जैसे स्पाइनल बिफिडा। फिर लास्ट है हमारा, ये है हमारा आर एच फैक्टर इनकॉम्पिटिबिलिटी। आर एच फैक्टर इनकॉम्पिटिबिलिटी का मतलब क्या है, कई बार ये देखा जाता है कि जो फादर है उसका जो ब्लड ग्रुप है, आर एच क्या है, आर एच एक फैक्टर होता है, एक चीज़ होती है जो हमारे ब्लड में पाई जाती है, ठीक है। तो दो तरह के ब्लड होते हैं, आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव। जैसे कि अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है तो मेरा ए बी पॉजिटिव है और किसी का ए बी नेगेटिव होगा, यानी कि मेरे अंदर ये जो आर एच फैक्टर है वो पाया जा रहा है और किसी के अंदर ये आर एच फैक्टर नहीं पाया जा रहा है, तो उसको हम आर एच नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। आर एच फैक्टर ये पाया जाता है, ठीक है। तो ये आर एच फैक्टर का काम क्या होता है, ब्लड में रहता है ये। तो कभी कभार ऐसा होता है जैसे मदर की बॉडी में ये आर एच फैक्टर है नहीं है और फादर जो है उसकी बॉडी में आर एच फैक्टर था, और जो बेबी जो कंसीव हुआ उसकी बॉडी में आर एच फैक्टर आ गया, ठीक है। अब मदर की बॉडी में तो नहीं है, लेकिन वो क्या है, बच्चे की बॉडी में वो आर एच फैक्टर है। तो अब किसी ना किसी तरीके से जो बच्चे की बॉडी है उससे वो आर एच फैक्टर वाला ब्लड मदर की बॉडी में मिक्स हो जाएगा। तो जब भी वो मिक्स होगा, जो सेल्स चली जाएंगी, ये चली ही जाती है मदर की बॉडी में, चली जाती हैं बेबी की सेल्स। तो मदर की बॉडी में जो बेबी की सेल्स चली गई हैं, तो क्या होगा, इस सेल्स में वो आर एच फैक्टर वाली सेल्स भी चली जाएंगी, और जिसके चलते क्या होगा, जैसे ही मदर की बॉडी में कोई नई चीज़ आएगी तो मदर का जो खुद का इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कोई हार्मफुल चीज़ आ गई है और वो उसको डैमेज करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, ब्लड टाइप ऑफ मदर इज आर एच नेगेटिव एंड फादर्स का क्या है, आर एच पॉजिटिव है। तो चाइल्ड कैन बी इनहेरिटेड बाय आर एच पॉजिटिव। तो बच्चे में क्या हो सकता है, आर एच पॉजिटिव वाला ब्लड हो सकता है। इफ दिस ब्लड टाइप एंटर इनटू द मदर्स ब्लड स्ट्रीम, अगर इस तरीके का जो ब्लड टाइप है ये मदर की ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, तो इससे क्या होगा, मदर की बॉडी की जो एंटीबॉडीज़ हैं वो बननी शुरू हो जाएंगी इसके लिए, और जो एंटीबॉडीज़ हैं वो फिर अगर बेबी की ब्लड स्ट्रीम में वापस आ गई तो वो बेबी की जो आरबीसी हैं उसको रिड्यूस करने लगेंगी, और इससे क्या होगा, बेबी के ऑक्सीजन सप्लाई में दिक्कत आ सकती है। इससे क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन, मिसकैरेजेस, हेल्थ डिफेक्ट और इन्फेंट डेथ भी हो सकती है। पर ये पहले बेबी के टाइम पे नहीं होता, क्योंकि आरएच को बनने में टाइम लगता है, ठीक है। पहला बेबी तो आपका नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट बेबी जब भी वो आप दोबारा जब कंसीव करोगे तब ये वाली प्रॉब्लम उस बेबी में आ सकती है, ठीक है। माँ का ब्लड ग्रुप आर एच नेगेटिव और पिता का अगर आर एच पॉजिटिव है तो बच्चे का आर एच पॉजिटिव द्वारा विरासत में लिया जा सकता है। यदि और रक्त प्रकार मात्र रक्त भाप में प्रवेश कर जाता है, मतलब माता की जो रक्त है, भाप नहीं होगा, स्टीम है ये, तो इसमें प्रवेश कर जाता है, तो माँ के शरीर में प्रतिरक्षी बनना शुरू हो जाते हैं, यानी कि एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाते हैं। यदि ये एंटीबॉडीज़ बच्चे के रक्त में प्रवेश कर जाते हैं तो वे आरबीसी को नष्ट कर देते हैं, और इससे अंगों की ऑक्सीजन की पूर्ति जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। मानसिक मंदता हो सकती है, गर्भपात हो सकता है, हृदय दोष हो सकता है और शिशु का मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है।
तो ये हमारा क्या है, फिर है हमारा, इतना समझ में आ गया ना। RH फैक्टर क्या है? RH फैक्टर कुछ नहीं है, बस ब्लड में एक फैक्टर पाया जाता है, किसी की बॉडी में होता है, किसी की बॉडी में नहीं होता है। मान लो किसी फीमेल की बॉडी में वो नहीं है, उसके हस्बैंड की बॉडी में वो RH फैक्टर है, तो जब वो बेबी कंसीव का होगा तो हो सकता है कि वो RH फैक्टर वाला बेबी जो है कंसीव हो जाए। अब किसी ने ये RH फैक्टर वाला जो ब्लड है अगर वो मदर की स्ट्रीम में चला जाएगा तो वहाँ क्या होंगे, एंटीबॉडीज़ बननी शुरू हो जाएंगी, और फिर अगर ये एंटीबॉडीज़ वापस बेबी की बॉडी में आनी शुरू हो जाती हैं तो बेबी का ब्लड की जो सप्लाई है उसमें दिक्कत होती है, क्योंकि वो RBC को डैमेज करने लगती है, बेबी के ब्लड की जो RBC है उसको डैमेज करने लगती है, इससे उसकी बॉडी के जो सारे ऑर्गन्स हैं उनको सही न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो यही क्या है, RH फैक्टर इनकॉम्पिटेबिलिटी पाई जाती है। ठीक है, तो इसके चलते पहली वाली प्रेगनेंसी तो तब भी ठीक हो जाती है क्योंकि इसको बनने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जो अब बाकी की जो प्रेगनेंसीज होती है नेक्स्ट प्रेगनेंसीज में ये वाली प्रॉब्लम बच्चा जो है सर्वाइव करने में दिक्कत आती है। फिर है नेक्स्ट है हमारा मेटरनल एज है। अगर हम देखें कि माँ बनने की जो एक परफेक्ट उम्र है वो कौन सी उम्र है, बेस्ट एज है हमारी 20 से लेकर के 35 साल तक। ठीक है, या क्योंकि 20 या 22 से लेकर के 35 साल तक की हमारी एज है, ऐसा फिक्स नहीं है। वैसे क्या 20 से और 35 साल तक की उम्र को हम सर्वोत्तम आयु मानते हैं, क्योंकि 20 से पहले एक तो बॉडी बहुत वीक होती है, ऊपर से जो सारे हार्मोन्स रहते हैं वो सही से सीक्रेट होना शुरू नहीं होते हैं फीमेल बॉडी के, और जो हमारा 35 के बाद जो है बॉडी जो है वो आपकी एक तरह से स्टिफ बॉडी हो जाती है कि वो इतनी फ्लेक्सिबल नहीं रहती है 35 के बाद, और जो हार्मोन्स हैं वो भी आपके उनका भी लेवल जो है वो कम होने लगता है। तो सर्वोत्तम एज जो है वो आपकी 22 से लेकर के 35 तक की हम मानते हैं, 20-22 से लेकर के 35 तक की हम मानते हैं। ठीक है, सर्वोत्तम एज। अगर इसके अलावा हम अगर बहुत जल्दी एज में कंसीव कर रहे हैं, 16-17 साल की एज में या 40 की एज में हम अगर कंसीव कर रहे हैं तो क्या होगा, इससे हमारा जो बेबी है वो उसके साथ मिसकैरेजेस होने के चांसेस हो सकते हैं। बेबीज़ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बेबीज़ पैदा हो सकते हैं, बहुत सारी समस्याएं बेबीज़ में आ सकती हैं, और प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस भी आती है, क्योंकि बाद में क्या होता है, शुरू में तो बॉडी इतनी मेच्योर ही नहीं है कि बेबी कर सके, इतनी हेल्दी ही नहीं है, और 40 के बाद जो बॉडी है वो इतनी स्टिफ हो गई है, इतनी फ्लेक्सिबल ही नहीं है कि उससे बेबी को बाहर निकाला जा सके। ठीक है, तो आई होप ये प्रेगनेंसी वाला पीरियड आपको समझ में आ गया होगा। आज ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। अब इसमें कुछ ग्लोसरीज जो हमने पूरे चैप्टर में बात की थी, एक तो हमने ब्लास्टोसिस्ट पे बात किया था क्योंकि एग्जाम में आता है। ब्लास्टोसिस्ट में हमने क्या बात किया था, जो 4th डे पे हमारे 60 to 70 सेल्स बन जाती हैं और एक होलो फ्लूइड फिल्ड बॉल बन जाती है, मतलब कि अंदर से वो खोखली बॉल जैसी होती है जिसके अंदर क्या होता है, हमारा लिक्विड भरा हुआ होता है। 60 to 70 सेल्स का होता है ये टोटल, और आउटर रिंग ऑफ सेल्स के ऊपर भी आउटर रिंग हमारी बन जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है, ट्रोफोब्लास्ट जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है उसके ऊपर जो एक लेयर बनती है उसको हम ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, एमनियन क्या होता है, जो ट्रोफोब्लास्ट है ना उसमें सबसे पहले क्या बननी शुरू हो जाती है, एक मेम्ब्रेन बननी शुरू हो जाती है। ये सब हम पीछे पढ़ चुके हैं, सब पीछे पढ़ा है हमने, ये सिर्फ हम रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि रिवाइज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमारे काम आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो एमनियन क्या है, एमनियन मैंने क्या बताया था, जो हमारी ऊपर की लेयर होती है उसको हम ट्रोफोब्लास्ट में सबसे पहले एमनियन बननी शुरू हो जाती है, जो कि हमें क्या करती है, एमनियोटिक फ्लूइड से बचाती है। पहला ब्लास्टोसिस्ट एक झिल्ली बनाता है, एमनियोटिक द्रव से जीव की रक्षा करता है। और एमनियोटिक फ्लूइड का काम क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड का काम होता है बेबी के चारों तरफ एक द्रव रहता है, लिक्विड गाढ़ा सा द्रव रहता है, वो द्रव क्या करता है, बेबी को झटकों से बचाता है, बेबी को एक कुशन वाला इफेक्ट प्रोवाइड करता है। इम्प्लांटेशन में हमारा क्या है, इम्प्लांटेशन में 7 to 9 डेज में जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो अपने आप को मदर की यूट्राइन लाइनिंग से क्या कर लेता है, अटैच कर लेता है, उसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन यानी कि आरोपण। 7 to 9 डेज के बाद ब्लास्टोसिस्ट खुद को यूट्राइन लाइनिंग से जोड़ लेता है, इसको हम आरोपण बोलते हैं। प्लेसेंटा क्या है, परमिट टू एक्सचेंज फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड एंड वेस्ट मटीरियल प्रोडक्ट फ्रॉम चाइल्ड टू मदर। प्लेसेंटा का काम क्या होता है, माँ से बच्चे को भोजन और ऑक्सीजन के आदान प्रदान की अनुमति, और बच्चे से माँ को अवशिष्ट उत्पाद जो है वो देता है। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है, ये क्या करती है, हमारे प्लेसेंटा को एम्ब्रियो के साथ जो है कनेक्ट करती है। ठीक है, एक्टोडर्म जो हमारी सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसको एक्टोडर्म बोलते हैं, जिसमें हमारा नर्व सिस्टम और स्किन बनती है। फिर हमारा मीजोडर्म है, मीजोडर्म में हमारा क्या होता है, बीच वाली लेयर जिसके अंदर हमारी मसल्स बनती है, स्केलेटन बनती है, सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स बनते हैं। ठीक है, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा लंग्स बनता है, एंडोडर्म में हमारा के अंदर हमारा क्या क्या बनता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। एंडोडर्म लेयर के अंदर जो बीच वाली होती है, हमारी अंदर वाली होती है, उसके अंदर हमारा क्या बनता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है, लंग्स बनते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट बनता है,
ग्लैंड्स बनता है, ठीक है। पाचन तंत्र, फेफड़े, मूत्र पथ और ये सब बनता है। वर्निक्स क्या होते हैं? चीज लाइक सब्सटेंस, मैंने बताया था बॉडी के ऊपर बेबी जब अंदर होता है बॉडी के, तब उसके ऊपर एक क्या बनती है? चीज लाइक सब्सटेंस बनती है। और ये क्या करता है? चीज लाइक सब्सटेंस मतलब फटा हुआ दूध, ठीक है, पूरी बॉडी में उसका इस तरीके से एक लिक्विड से चिपका हुआ होता है। वो क्या करता है? उसको एमनियोटिक फ्लूइड के एक्सपोजर से बचाता है, ठीक है। सफ़ेद चीज़ जैसा पदार्थ जिस अपनी त्वचा को एमनियोटिक द्रव के संपर्क से बचाता है, ठीक है। लिनुको होते हैं, उसकी बॉडी में बहुत सारे बाल, हेयर पाए जाते हैं सॉफ्ट सॉफ्ट से। आपने देखा होगा किसी न्यूबॉर्न बेबी को, तो उसकी बॉडी में बहुत सारे हेयर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हेयर क्या करते हैं उसको, ये हेयर क्या करते हैं, जो हमारा वर्निक्स है उसको बॉडी के साथ चिपके रहने में हेल्प करते हैं, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है एक। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है? जो हमारा फर्टिलाइज्ड ओवम है वो क्या होता है? हमारे यूट्रस की जगह कहीं और ग्रो कर जाता है। मतलब जनरली नॉर्मल बेबी कहाँ ग्रो करेगा? यूट्रस में ग्रो करता है, ठीक है। जो हमारा यूट्रस था ना, वेजाइना के ऊपर वाला पार्ट जो था, वहाँ ग्रो करता है। लेकिन जो हमारा ये है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, उसकी जगह फेलोपियन ट्यूब में भी बेबी डेवलप हो सकता है या किसी और पार्ट में डेवलप हो जाता है बेबी, ठीक है। तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। फर्टिलाइज्ड ओवम जो है वो किसी और यूट्रस की जगह किसी और मदर के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फेलोपियन ट्यूब में डेवलप हो जाता है, ठीक है। अस्थायी गर्भावस्था बोलते हैं इसे। निश्चित डिम गर्भाशय के अलावा अन्य विकसित होते हैं, अन्य जगह विकसित हो जाता है। एज ऑफ वाइबिलिटी क्या बताया था? जब फीटस पहली बार सर्वाइव कर सकता है अगर वो जन्म ले ले। तो 22 से लेकर 26 वीक का समय जो था उसमें एज ऑफ वाइबिलिटी बताया गया था, ठीक है। तो ये क्या था? ये सब हमारा प्रेगनेंसी है, सब पढ़ाया हुआ है इससे पहले, इसीलिए लास्ट वाला मैंने बहुत फटाफट कराया है क्योंकि ये सब हम पढ़ा चुके हैं और आज लेक्चर भी हमारा बहुत बड़ा हो गया है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। कल से हम अपना जेनेटिक वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। बाय बाय।